हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से प्रैक्टिस सेट का आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 7 को। 6 नंबर सेट तक हम आपका अपलोड कर दिए थे, 2 सेट आपका डेली चल रहा है। तो सेट नंबर चलिए हम 7 को आज देखते हैं, ठीक है। और सेट 7 देखने से पहले मैं आपको बता दूँ, कल इसका PDF जो है 6 और 7 दोनों आपको हम अपलोड कर देंगे। फिलहाल PDF आपका 5 तक अपलोड हो चुका है, जाके आप लोग बना लेंगे। टेलीग्राम चैनल है स्टडी आवर लाइफ के नाम से। तो ये रहा आपका सेट नंबर 7। सबसे पहले आप इसमें इंग्लिश के प्रश्न को देखेंगे। दिया हुआ है कि चेंज द वर्ड अराइव इनटू अ नाउन। यहाँ पे अराइव एक वर्ड दिया हुआ है, इसको नाउन में चेंज करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका अराइवल। क्या हो जाएगा? अराइवल। अराइव एक मेन वर्ब है जिसे नाउन में बदलने के लिए सफिक्स के रूप में जो है एल का प्रयोग करेंगे, और इसे जो है अराइव के साथ ऑल जोड़ देंगे, एल जोड़ देंगे तो बन जाएगा अराइवल। क्या बन जाएगा? अराइवल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेक द एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्वा, यहाँ पे कह रहा है कि एक्वा एक वर्ड दिया हुआ है जिसको आपको एडजेक्टिव इसका बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब होता है जल, और एक्वा मतलब होता है जल, और एक्वेटिक मतलब होता है जलीय, ठीक है। तो सही उत्तर आपका जलीय हो जाएगा। जिन शब्द के अंत में सफिक्स का प्रयोग हो गया हो वो पार्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया है आपका जो आईसी है, इसमें आईसी क्या है? आपका सफिक्स है। आईसी आपका क्या है? सफिक्स है। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर बी हो जाएगा। अंगीठी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो अंगीठी का शुद्ध रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंगीठी। क्या हो जाएगा? अंगीठी। शुद्ध रूप अंगीठी होता है जिसका निर्माण अनुनासिक से होता है। किससे? अनुनासिक से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में किसको उड़न मछली कहा जाता है? तो उड़न मछली कहते हैं एक्सोसीटस को। एक्सोसीटस को उड़ने वाली मछली कहा जाता है, और एक्सोसीटस को उड़ने वाली मछली कहा जाता है ये जो है अटलांटिक एवं हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत है। आंसर सी। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा ये बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। और राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। कौन सा? सुखमय चक्रवर्ती समिति ने। सबसे सरलतम टेरिडोफाइटा है। तो सबसे सरलतम टेरिडोफाइटा इसमें से राइनिया आपका जो है वो सबसे सरलतम टेरिडोफाइटा है। राइनिया इसको बोलते हैं साइलोफाइटोप्सिडा उप डिवीजन का सदस्य है, और यह सबसे सरल और पुरातन संवहनी पौधे का समूह है। सबसे सरल और पुरातन संवहनी का पौधा है। अगला है क्वेश्चन 7। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। आंसर हो जाएगा सी, 10वीं से 12वीं सदी मध्य। ऑप्शन नंबर सी। 8वीं सदी के बाद के काल को और खास तौर से 10वीं और 12वीं सदियों के बीच के जो भी दौर था उसे उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। और इस युग में मंदिर निर्माण की जो नागर शैली की प्रधानता देखने को मिलती है, नागर शैली की। एक यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि आपका मैथ का है, आंसर इसे हम बता देते हैं, बना लीजिएगा, बी हो जाएगा आंसर। मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को कहा जाता था। तो मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को कहा जाता था आपका आला काजी। क्या कहा जाता था? आला काजी। आला सदर सभी धर्मार्थ अनुदानों के लिए जिम्मेदार होता था। आला सदर जो था ये सभी धर्मार्थ अनुदानों के लिए जिम्मेदार था। और कभी कभी एक ही व्यक्ति को आला काजी और आला सदर इन दोनों पद पर नियुक्त किया जाता था। तो आला काजी जो था वो न्याय विभाग के प्रधान को कहा जाता था। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। निरक्षरता शिक्षा से संबंधित है, तो सूखा किससे संबंधित होगा? तो जिस प्रकार शिक्षा नहीं मिलने के कारण लोग निरक्षरता होती है, उसी प्रकार वर्षा न होने के कारण सूखा होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। चिकने अंतद्रवी रेटिकुलम निष्पादन करता है। तो इसमें से लिपिडों का संश्लेषण, ग्लाइकोजेनेलाइसिस, एस्टेरॉल उपापचय, निराविषीकरण। तो इसमें से पूछा है कि सही कौन सा आंसर है आपका।
तो इसमें से जो सही कूट आपका बन के आएगा वो बनेगा डी। सभी इसमें से दिया हुआ है, सभी सही है, सभी सही है। देखिए ये जो है चिकने अंतद्रवी रेटिकुलम निष्पादन करता है, लिपिडों का संश्लेषण करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है निष्पादन, स्टेरॉल उपापचय करता है और निराविषीकरण करता है, सभी कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी है ना। और चिकने अंतर्द्रवयी रेटिकुलम निष्पादन के संबंध में सभी आपका सही हो जाएगा। और चिकने या सपाट अंतर्द्रवयी रेटिकुलम द्वारा मुख्यतः वसा का संश्लेषण और स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण भी होता है, स्टेरॉइड हार्मोन का, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिला का कुल वस्तु के निर्यात में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो वो आंसर है आपका ए जामनगर। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में जामनगर जिला से कुल वस्तु का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। तो वित्त वर्ष 2022-23 में 422 अरब डॉलर जो है वो वस्तु का निर्यात हुआ है, 422 डॉलर वस्तु का। आगे देखिएगा, वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये बद्री नारायण को। बद्री नारायण जिनकी कविता है तुमरी के शब्द, तुमरी के शब्द के लिए जो है इन्हें 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और बात करते हैं मैथिली भाषा में अजीत आजाद को दिया गया, जिनकी कीर्ति थी पिंडराय में पृथ्वी। उसके बाद अंग्रेजी में अनुराधा राय को दिया गया, जिनकी पुस्तक का नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। और उर्दू में अनीस अशफाक को दिया गया ख्वाब शराब के लिए। 14 है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट का विलयन तथा कास्टिक सोडा का विलयन मिलाया जाता है। उसके बाद है प्रोटीन के परिरक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में आयोडीन विलयन मिलाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या फिर कच्ची सामग्री में तनु आयोडीन विलयन का 2 या 3 बूंद मिलाकर जो है यह नीला या फिर काला रंग का मंड की उपस्थिति को दर्शा देता है। वही प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ को पेस्ट अथवा चूर्ण बनाकर उसे एक परखनली में रखते हैं और उसमें थोड़ी मात्रा में जल मिलाते हैं और ड्रॉपर की सहायता से जो है हमारी परखनली में दो बूंद जो है कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन मिलाते हैं और परखनली में रखा पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया, जो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। और ये हम लोग प्रैक्टिकल स्कूल में भी किए थे, स्कूल में नहीं सॉरी कॉलेज लाइफ में किए थे। पता नहीं आप लोग में से किसी ने किया या नहीं, लेकिन मैं करी थी। अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो आंसर हो जाएगा इसका झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में की गई थी, 1988 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो WWF का जो प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह इसका ज्वाइंट पांडा है। क्या है? ज्वाइंट पांडा। और 1961 में इसका स्थापना हुआ था। और बात करते हैं इसका वैज्ञानिक नाम जो है, आप इसमें देखेंगे कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसे बोलते हैं एलोरोपीडा मेलोनिका, ऐसे ही कुछ नाम है उसका, मेलोनोलियुका, हाँ ऐसी नाम है। उसके बाद है, वैसे ये जरूरी नहीं है इसका साइंटिफिक नेम, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मे भी अगर एग्जाम में पूछ ले तो इलोरोपोडा है ना, ऐसे यही कुछ इसका नाम है साइंटिफिक नेम। अगला है दिए गए उत्तर विकल्प में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा? तो सार्थक क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका हो जाएगा, पहले तो आपका अनुभूति होगा, पहला आपका अनुभूति होगा, फिर हो जाएगा बोध, उसके बाद हो जाएगा समावेश, फिर हो जाएगा स्कीम निर्माण, चौथा आपका हो जाएगा और समायोजन लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 2 4 3 ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुभूति, बोध, समावेश, स्कीम निर्माण और समायोजन। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वो किस कुल यानी फैमिली से संबंधित है? तो हींग जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है वो अम्बेलिफेरी कुल का, किसका? अम्बेलिफेरी कुल का है। इसे जो है फेरुला हींग के पौधे से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। और अम्बेलिफेरी को
APSC, क्या बोलते हैं उसको, APSC कुल के नाम से भी जानते हैं, APSC कुल के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में लाल ग्रंथि कहाँ मौजूद होता है? तो आंसर हो जाएगा लाला ग्रंथि है, लाला ग्रंथि हमारे मुख में मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर ए। जब हम भोजन करते हैं ना तो हमारे मुंह में क्या हो जाता है, पानी आता है, और वास्तव में यह केवल पानी नहीं होता है, ये लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या फिर लार कहते हैं। क्या कहते हैं? लार कहते हैं। प्राचीन काल में चक्रवर्तीन राजा किसे कहा जाता था? तो प्राचीन काल में चक्रवर्तीन कहा जाता था जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय इतिहास में अशोक एवं समुद्रगुप्त को चक्रवर्तीन राजा के कहा जाता था। किसको? तो भारतीय इतिहास में अशोक एवं समुद्रगुप्त को चक्रवर्तीन राजा कहा जाता था। अगला है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था। तो गलत आपको बताना है, ये तो सही है। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, ये आपका कथन जो है गलत है, क्योंकि तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने 985 से 214 में बनवाया था, राजराज प्रथम ने, ना कि राजेंद्र प्रथम। गंगेट चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किया था, सही है। चोल काल में शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया, ये भी सही है। तो आपका आंसर गलत है बी, बाकी सभी सही है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? तो जीवों के विकास के संदर्भ में जो सही है वो है आपका सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, है ना। जीवों के विकास के संदर्भ में सैलामेंडर, अजगर, कंगारू का अनुक्रम सही है। आधुनिक युग में पाए जाने वाले मेढक, टोंड, सैलामेंडर संभवतः जुरासिक काल में विकसित हुए थे, जुरासिक काल में। और पहला प्रसिद्ध उभयचर इक्थियोस्टोका जो कि ग्रीनलैंड में डेवोनियन काल में पाया जाता था, ये लगभग 36.3 करोड़ वर्ष पुराना था। कंगारू एक स्तनधारी प्राणी होता है जिसका विकास सबसे बाद में हुआ था, 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था कंगारू का। निम्नलिखित में किस प्रक्षेपण यान के द्वारा DSR मिशन को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PSLV C56। PSLV C56 रॉकेट के द्वारा DSR मिशन का प्रक्षेपण किया गया। DSR उपग्रह जो है दोस्तों सिंगापुर का, कहाँ का? सिंगापुर का। यहाँ पे एक रीजनिंग या मैथ का प्रश्न बना लीजिएगा, आंसर है आपका सी। हाल ही में चर्चा में रहने वाले NIA महानिदेशक कौन है? हाल ही में चर्चा में रहने वाले NIA के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा वर्तमान में NI यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं। कौन है? दिनकर गुप्ता। निया जिसको बोलते हैं, NIA को निया भी बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की विधि नहीं है? GDP की गणना करने की विधि नहीं है। तो आपका हर्षमान लागत विधि, हर्षमान लागत विधि सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है। GDP को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि किसी भी देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में समस्त उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य के कुल योग को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और GDP की गणना में महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा है, ठीक है। अगला है, हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है? तो हर्बेरियम तकनीक में शामिल होता है आपका पौधे का संग्रह, नमूने को दबाना और सुखाना, नमूने की माउंटिंग, लेबलिंग, ये सभी शामिल होता है। हर्बेरियम तकनीक में सभी चरण शामिल होते हैं। बेरुवारी संघ मामले में कहा गया कि, तो बेरुवारी संघ मामले में ये कहा गया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, ये बेरुवारी संघ में कहा गया। ये मामला 1960 का है। और बेरुवारी संघ मामला 1960 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है क्योंकि यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। यह एक जो है गैर न्यायिक है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वहीं गोलकनाथ बनाम ने 1967 में प्रस्तावना विषय में कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत में अपरिवर्तनीय है।
फिर केशवानंद भारती जो है, इसने 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। केशवानंद। निम्न में कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है? तो गांधीवादी तत्व से अनुच्छेद 46 प्रेरित है। अनुच्छेद 46 अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की जो अभिवृद्धि होती है और उसकी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा, है ना। वही अनुच्छेद आपका 44 में क्या है? तो आचार संहिता से संबंधित है आपका आर्टिकल 44। अच्छा, आर्टिकल आपका यहाँ पे हम बात करें अगर आर्टिकल 40 का, तो ये जरूरी है आपका जानना कि आर्टिकल 40 जो है ये गांधीवादी से भी, ये भी आपका गांधीवादी तत्व से है। आर्टिकल 40 43 भी है, 43 का ख भी है, ठीक है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है? किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ग्रेट ग्रीन वॉल का संबंध अफ्रीका से है। ग्रेट ग्रीन वॉल अफ्रीका नेतृत्व वाला आंदोलन है और इसका उद्देश्य अफ्रीका के एक छोर से दूसरे छोर तक यानी कि 8000 किलोमीटर क्षेत्र में जो है विश्व का प्राकृतिक यानी कि हरित आश्चर्य विकसित करना है। अगला है, आंध्र प्रदेश में स्थानीयकरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पोंडू। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरीय कृषि को पोंडू कहा जाता है। अच्छा, झूम खेती कहाँ है? उत्तर पूर्वी भारत में है झूम खेती, ठीक है। दीपा, दीपा कहाँ पे है? तो दीपा आपका बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में दीपा, ठीक है। और कुमारी की बात करें तो केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में जो है ये खेती होती है कुमारी। 32 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन जीव द्रव्य प्रौद्योगिकी के लाभ के संदर्भ में सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें से कि यह जैव अभिमार्जन में सहायता करता है, ये सही नहीं है। ये जैव अभिमार्जन में सहायता करना यह कथन जीव द्रव्य के प्रौद्योगिकी के लाभ के संदर्भ में सही नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो धारा 41। धारा 41 जो है उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी वारंट तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और ऐसी परिस्थिति जो है किसी कंडीशन की वजह से बनती है। बहुत सारी कंडीशन है जिसमें हम एक बता देते हैं आपको, जब पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संलग्न अपराध कारित किया हो, ठीक है। अब जब किसी को आप मर्डर कर देंगे, जब पुलिस देखेगा फिर कोई भी देखेगा, एट ए टाइम आप पकड़ लिया जाएगा, तो उस टाइम ना आपको वारंट की ज़रूरत है ना मजिस्ट्रेट की आज्ञा की ज़रूरत है। पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध है? तो आंसर है इसका उपयुक्त में से सभी। बच्चों के यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी, बच्चों का यौन शोषण। पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पॉक्सो एक्ट 2012 बनाया है। औपचारिक संचार किस पर आधारित है? तो औपचारिक संचार स्केलर चेन पर आधारित है। औपचारिक संचार स्केलर चेन पर आधारित है। अधिकतर CNS को प्रभावित करने वाला वायरल डिजीज को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रेबीज। अधिकतर CNG यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाले वायरस को डिजीज को रेबीज कहा जाता है। और ये कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला, लोमड़ी, सियार, जंगली जानवर या फिर दूसरे जानवर के लार द्वारा मनुष्य को प्रभावित करता है। इसमें जो लोगों का लक्षण होता है वो पागलपन या फिर जलांतक, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, पानी से डर लगना, ये सभी देखने को मिलता है। यह देखा जाता है कि एक भीड़ भरी बस में यात्री निकास द्वार पर ध्यान रखता है, ना कि अंदर इधर उधर देखता है। ऐसा इसलिए धारिता होता है क्योंकि लोग प्रायः चाहते हैं कि वो व्यक्तिगत नियंत्रण का बोध रहे। उन्हें व्यक्तिगत नियंत्रण का बोध रहे, यानी कि एक भीड़ भरी बस में यात्री अपने व्यक्तिगत नियंत्रण के बोध निकास द्वार पर ही ध्यान रखता है। और ऐसा इसलिए ताकि उन्हें व्यक्तिगत नियंत्रण का बोध रहे, ठीक है। ये साइकोलॉजी से प्रश्न है। किस वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। अब 39 नंबर आपका मैथ का प्रश्न है, आंसर इसका 75 होगा। जैविक आवर्धन का अर्थ है? तो जैविक आवर्धन जो है इसका अर्थ है उच्च पोषक स्तर के जीवों में प्रदूषकों का संग्रह।
जैविक आवर्धन का अर्थ है उच्च पोषक स्तर के जीवों में प्रदूषक का संग्रह। और अनेक प्रकार के कीटनाशक, खरपतवारनाशी, अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ जैसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है, और इसे हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बायोनिक्स जीवन के नियमों का अध्ययन, ये सही नहीं है। बायोनिक्स जीवन के नियमों का अध्ययन करना यह सही नहीं है। बायोनिक्स प्रकृति में पाए जाने वाली प्रणालियों एवं जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करना और इसका उपयोग इंजीनियरिंग तंत्रों का डिजाइन में बायोनिक्स कहलाता है। ठीक है। बायोमेट्री जो है वो गणित एवं सांख्यिकी तकनीक द्वारा विज्ञान का अध्ययन है बायोमेट्री। बायोनोमिक्स जीवधारियों और का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। निम्नलिखित में किसको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं रामचंद्र पौडेल। 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? तो वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है हेल्थ फॉर ऑल। क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, है ना। 7 अप्रैल को मनाते हैं इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। और 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था इसी के लिए। WHO में 194 देश सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक पदार्थ की विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुणधर्म नहीं होते हैं। भौतिक गुणधर्म को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। उसके बाद है कि रासायनिक गुणधर्म को मापने या देखने के लिए भौतिक परिवर्तन का होना आवश्यक है, ये भी गलत है। रासायनिक गुणधर्म के उदाहरण अम्लता, क्षारता और दाहता, ये सही है। डी आपका सही है, बाकी सभी गलत हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये गुजरती है आपका प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक या फिर तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं, ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत और उज्बेकिस्तान की राजधानी अस्ताना नहीं बल्कि ताशकंद होगा। कहाँ होगा? ताशकंद। अस्ताना किसकी राजधानी है? तो अस्ताना जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। तो यही आपका डी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विषय परमाणु क्लोरीन, ब्रोमीन व ऑक्सीजन है। विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। विषम परमाणु क्लोरीन या ब्रोमीन व ऑक्सीजन है। विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं, ये दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 18वीं सदी में केरल में 4 प्रमुख राज्य कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। उसके बाद राजा मार्तंड वर्मा का संबंध त्रावणकोर राज्य से था। त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वान का एक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तीनों कथन आपका सही है। 18वीं सदी में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा थे। त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम था जो कि संस्कृत विद्वान का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो तीनों कथन सही है, आंसर सी। पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब हुआ? तो पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन जो हुआ था ये आपका 1928 में हुआ था। कब? 1928 में, जवाहरलाल के अध्यक्षता में। आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। धन एवं ऋण आयनों के बीच मौजूद आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़े में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कौन सा कथन सही है? तो ये सभी कथन आपका आयनिक के संदर्भ में सही है। आयनिक यौगिक के संदर्भ में सभी सही है, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया? तो आंसर है मेघालय में। मेघालय में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में इंदौर में आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा देश ICC विश्व टेस्ट चैंपियंस 2023 का विजेता बना?
तो आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया रहा है विजेता। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियंस 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। आयोजन लंदन में हुआ, भारत उपविजेता रहा है और प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड हैं ऑस्ट्रेलिया के। और सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया विश्व की पहली टीम बन चुकी है। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। तो आंसर हो जाएगा 1999 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू की गई। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? अखिल भारतीय सेवाओं के चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम करते हैं। इन सेवाओं के अधिकारी पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। तो ये सभी कथन आपका जो है सही है, इसलिए आंसर इनमें से जो है कोई नहीं। सत्य पूछ रहा है कि सत्य है, तो सभी कथन सही है, आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, तो अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। आंसर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सही नहीं है? रासायनिक उद्योग में अपचायक पदार्थ यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। कागज कारखानों में कास्ट लुगदी के विरंजन यानी ब्लीचिंग के लिए इसका प्रयोग होता है। पेयजल में विसंक्रमण यानी रोगाणुनाशक के लिए इसका प्रयोग होता है। वस्त्र उद्योग में वस्त्र के विरंजन के लिए इसका प्रयोग होता है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका रासायनिक उद्योग में अपचायक पदार्थ के रूप में उपयोग होता है, ये गलत है, बाकी सभी सही है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अगला है, निम्नलिखित में किस द्वीप समूह को शिप द्वीप कहा जाता है? तो शिप द्वीप जो कहा जाता है ये फारो द्वीप को, फारो द्वीप समूह शिप द्वीप कहा जाता है। ये नॉर्वे सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। नॉर्वे सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच। 58 में आपको अवधारणा दिया है और उसके प्रतिपादक दिए, इसे मैच करना है। आधार तल संकल्पना, आधार तल संकल्पना देने वाले हैं J.W. पॉवेल। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल ये दिया पेंक ने। एकरूपतावाद को दिया था जेम्स हटन ने और संप्राय भूमि को दिया था डेविस ने। तो 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी सही है। हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिनमें प्रोटियम सर्वाधिक समान है। हाइड्रोजन आयन विलयन में स्वतंत्र रूप में विद्यमान होता है। डाई हाइड्रोजन अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो सही उत्तर चुनिए। तो इस तीनों में आपका जो सही हो जाएगा वो सी है, 1 और 3 सही है, क्योंकि हाइड्रोजन का कथन 1, 3 सही है। हाइड्रोजन आयन विलयन में स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं होता है, ये विलयन में विद्यमान आयनों के साथ अभिक्रिया करता है। और डाई हाइड्रोजन अपचायक के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग जीवाश्म ईंधन के शोधन और अमोनिया निर्माण में किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है, जिसमें परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 2, 1, 2 और 3 है। प्रोटेडियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, जिसमें कि ट्राइटेरियम हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी, अस्थायी और दुर्लभ समस्थानिक है। ट्राइटेरियम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान शुरुआत की गई? तो हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत किया है संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने जो है हर घर ध्यान अभियान को शुरू किया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा लोगों में योगा, मेडिटेशन की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। निम्नलिखित में कौन नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं गौतम बोरा। गौतम बोरा की पुस्तक है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। यहाँ पे आपको एक मैथ का प्रश्न है जिसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आंसर इसका बी है। सिंध की विजय निम्नलिखित में किसका परिणाम था? तो सिंध का विजय जो है ये आपका रूसियों द्वारा भारत पर हमला करने की आशंका, ऑप्शन नंबर डी, रूसियों द्वारा भारत पर हमला करने की आशंका का परिणाम सिंध का विजय था।
वर्ष 1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध। मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध 1840 ईस्वी में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? तो वो इसलिए होती है, किसी द्रव को पात्र में रखकर ही गर्म किया जाता है और द्रव का प्रसार गुणांक मापने में पहले पात्र के आयतन में प्रसार होता है, उसके पश्चात द्रव के आयतन में प्रसार हो पाता है और अतः द्रव के प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई आती है। तो ऑप्शन नंबर डी, गर्म करने पर उनके पात्रों का प्रसार होता है, इसीलिए। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका संसद के द्वारा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित नियम संसद बनाती है। संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधायिका के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है या उनमें संशोधन भी कर सकती है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल द्वारा की गई। न्यायिक पहल के द्वारा भारत में जनहित याचिका या फिर PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का उत्पाद है और इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। कब? 1980 के दशक में। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र अनओमियम युक्ति उदाहरण है? अनओमियम युक्ति का उदाहरण है, तो वो है अर्धचालक डायोड। अर्धचालक डायोड अनओमियम युक्ति का उदाहरण है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद और नदी दिया हुआ, हिमनद और नदी, इसमें से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है? मिलाम काली गंगा। मिलाम काली गंगा सही है। जेमू तीस्ता, जेमू का तीस्ता हो जाएगा, यहाँ मानस दिया हुआ गलत है, इसका तीस्ता हो जाएगा। तो ये तो आपका जो है सुमेलित नहीं है, एक तो ये आपका सुमेलित नहीं है। बोड़ा, बोड़ा का बोड़ा सिकरी चेनाब हो जाएगा, बोड़ा सिकरी चेनाब हो जाएगा, रावी दिया हुआ है तो यहाँ पे चेनाब हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। बंदरपूछ यमुना, बंदरपूछ यमुना, सियाचिन नुब्रा, तो 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो कॉस्मिक किरण की बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये सही नहीं है ना। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष के बाह्य भाग से उत्पन्न होती है और इनकी गति लगभग प्रकाश की गति के समान होती है और पृथ्वी के चारों तरफ ये पाई जाती है। 72 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष उजाला योजना की शुरुआत की गई? तो उजाला योजना 2015 में शुरू हुआ। उजाला योजना केंद्र सरकार द्वारा 2015 में। इसका पूरा नाम क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है? तो बना है आपका सूरत में। भारत की सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया गया है और इस भवन का नाम सूरत डायमंड बोर्ड्स SDB रखा गया है, सूरत डायमंड बोर्ड्स। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? आंसर है 1945 में। रेडिकल समूह बात करते हैं अगर हम इसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने लगा थे, सॉरी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत विधानमंडल का अंतिम चुनाव 1945 में हुआ और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव 1923, 1926, 1930, 1934 और 1945 में हुआ था। अमूल्य परिवर्तनवादी के संदर्भ में अपना विचार दे तथा गलत कथन की पहचान करें। रेडिकल के संदर्भ में तो दिया है यहाँ पे, देखिए कि रेडिकल समूह बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह की विशेषाधिकार के खिलाफ थे। ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, क्योंकि रेडिकल समूह नहीं बल्कि रूढ़िवादी समूह यह मानते थे, रूढ़िवादी समूह की अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत है। उसके बाद पूछा गया है कि गलत कथन, तो एक ही आपका गलत हो गया। अगला है खुला परिपथ का संबंध है, तो खुला परिपथ का संबंध जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो उसे खुला परिपथ कहते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो आंसर है 21 दिन।
नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत जन्म मृत्यु की घटना को 21 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है तो आयाम पे, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पे निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, और जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद होती है। नदियों की लंबाई को अवरोही क्रम में सही अनुक्रम में कौन सा होगा लंबाई के अकॉर्डिंग? तो गोदावरी का लंबाई देखेंगे तो 1465 है गोदावरी का लंबाई, 1465। उसके बाद कृष्णा का 1400 है, नर्मदा का 1312 है और महानदी का 851 है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, गोदावरी कृष्णा महानदी, नर्मदा महानदी। निम्नलिखित कथन क्षारीय मिट्टी के संबंध में। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है 2 और 3 कि चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है क्षारीय मिट्टी का, और इस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में, ये सही है। और क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। एक मिनट, तो 2 और 3 सही है, आपका एक गलत है, एक गलत है और 2 और 3 सही है। चूने का प्रयोग से इसे सुधारा जा सकता है, मैं यहाँ पे लगता है उल्टा बोल दी। एक मिनट, आप लोग थोड़ा सा मेरी बात को फिर से सुनिएगा कि क्षारीय मिट्टी जो है चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा नहीं जा सकता, ये कथन गलत है। बाकी ये दोनों कथन सही है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपको क्रांतियां दिया हुआ है और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, मैच करना है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका मांस उत्पादन से, और गोल क्रांति का संबंध हो जाएगा आलू उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। तो 4 3 2 1 मिलाइए, ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सीजीएस प्रणाली में नहीं है? तो सीजीएस प्रणाली में नहीं है, मूल मात्रक तो 7 है। तो सीजीएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान, समय की इकाई क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड तो है, तो आंसर सी पाउंड नहीं होगा। निम्नलिखित में किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? तो हेल का क्षेत्रीय कार्यालय मलेशिया में खोला गया है, कोलालमपुर में। भारत के किस शहर में मोटो जीपी 2023 की पहली बार आयोजन किया गया? आंसर है नोएडा में, नोएडा उत्तर प्रदेश में मोटो जीपी 2023 का आयोजन किया गया है। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा विघटित होने या बर्खास्त होने पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, विधि बनाने राष्ट्रपति के पास। राज्य लोक सेवा आयोग के संविधान का अनुच्छेद 315 के 2 राज्य के लिए केवल एक ही राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का उपबंध है, ये गलत है। संविधान के 315 के 2 के तहत संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये कथन तो गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये भी गलत है। तीसरा है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का प्रावधान है, ये भी गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य कभी भी राज्यपाल के त्यागपत्र सौंप सकते हैं खुद भी, लेकिन जब हटाने की बात आएगी तो वो राष्ट्रपति हटाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि कोई भी सही नहीं है। दिए गए विकल्प में कौन सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग नहीं है? वीपीएन का उपयोग नहीं है। तो वीपीएन का जो है सिक्योर रॉकेट लेयर जो है, मतलब ये जो आपका है इसका टाइप हो जाता है। इसमें पूछा है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग नहीं है, तो फाइल स्थानांतरित करना ये नहीं है। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना शुरू की? तो लोक मिलनी योजना को पंजाब ने शुरू किया है। किसने? पंजाब राज्य ने। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया न्यूयॉर्क में। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम जो था, इसने, जो कि गंग वंश का शासक था, इसने नरसिंहवर्मन बर्मन बोले इसने करवाया था कोणार्क मंदिर का निर्माण। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहाँ की सबसे विख्यात इमारतें हैं।
उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस जगह से संदर्भित करती है? तो जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल, ये सभी आपका है कहाँ पे? मांडू में, है ना। और ये सब जो है 15वीं सदी के दौरान मालवा अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था। राजधानी को धार से हटाकर मांडू ले गया था और वहाँ मालवा के शासक ने सबसे बड़ी संख्या में इमारत बनवाई थी। उत्कल तट अवस्थित है। उत्कल तट जो है नदी महानदी के बीच अवस्थित है और उत्कल तट स्वर्णरेखा नदी और महानदी के बीच है और उत्कल जो है उड़ीसा का पुराना नाम है। जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात के संबंध में भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन है? तो आपका सबसे पहले मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये क्रम बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। खनिज और राज्य दिया हुआ, इसे मैच करना है। जिप्सम के लिए कौन सा राज्य है? तो जिप्सम के लिए आपका हो जाएगा, जिप्सम के लिए राजस्थान, ग्रेफाइट के लिए आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फ्लोरोस्पोर के लिए आपका हो जाएगा गुजरात और निकेल के लिए उड़ीसा। तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में बिहार का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला जिला किशनगंज है। निम्नांकित में राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो भारत में प्रमुख कार्य है वो है, एक तो योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स कि आपका डी कह सकते हैं, 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी टीम प्रथम महिला प्रीमियर लीग की उपविजेता रही है? तो ये रही है आपकी दिल्ली कैपिटल्स जो है ये प्रथम महिला प्रीमियर लीग की उपविजेता रही है। आयोजन मैच महाराष्ट्र में हुआ था। विजेता मुंबई इंडियंस था जिसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। एंड 99 नंबर है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ भाषा का संबंध हो जाएगा द्रविड़ परिवार से। किससे? द्रविड़ परिवार से। एंड लास्ट प्रश्न है इस सेट का, मैथ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो गाइस होप सो कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कल से परसों तक में आप लोगों को जो हम एक स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है जिसमें कि 240 सेट दिया गया है। 240 सेट कहे तो यानी कि 1994 से लेके 2023 तक में जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, बीपीएसएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, या फिर जितने भी बिहार के एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम का वो 1 लाइनर फॉर्म है। तो उसका हम मास्टर वीडियो लेके आने वाले हैं। कल से परसों तक में हम आपको कुछ उसका अपलोड कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियो आएगा, क्योंकि बुक थोड़ा सा है लंबा तो ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए तो उसे भी आप लोग पैर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।